अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट हमारा जो लेक्चर नंबर अपना 5.1 था, उसमें मैंने आप लोगों को 3 बातें बताई थी बड़े आराम, तहम्मुल और तरीके से। पहली बात जो मैंने बताई थी वो ये बताई थी कि देखें हमारे पास होता क्या है कि कोई सभी अगर बिलफर्ज चाहे नुमेरिकल हम स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले नुमेरिकल की क्या होगी भाई साहब, पहचान होगी। यानी नुमेरिकल को हम पहचानेंगे कैसे, नुमेरिकल को करेंगे किस तरह से। अब देखो होता ये है कि नुमेरिकल की पहचान सिर्फ एक आसान से अंदाज में होती है और बोला जाता है लैडर। क्या बोला जाता है भाई साहब? अच्छा, लैडर जैसे ही लैडर वर्ड यूज़ हुआ तो हम शुरू हो जाते हैं। आपको पता होगा क्या क्या होता है, बेस, वॉल, लैडर, पता नहीं इस तरह की सीन पार्ट बनते हैं। ठीक है जी, आइए स्टार्ट करते हैं नुमेरिकल नंबर 1A से। तमाम के तमाम बच्चे नुमेरिकल नंबर आ जाएँ 1A पर। इस चीज़ का ख्याल रखते हुए कि जिनके पास नोट्स हैं, नोट्स के अकॉर्डिंग ये नुमेरिकल नंबर 1 है, और जिनके पास PDF है या मोबाइल जो यूज़ कर रहे हैं उनके पास ये नुमेरिकल नंबर 1A है। ठीक है, जिसका भी ये अरीब तुम्हारा है ना, तमाम बच्चे नुमेरिकल नंबर किस पे आ जाएं, 1A पर आ जाएं। पूरी क्लास का फोकस मुझ पर होना चाहिए। पहला नुमेरिकल है सुनने में मुश्किलात होंगी, पहला नुमेरिकल है समझने में मुश्किलात होंगी। मैंने कल भी बता दिया था मुश्किल तरीन नुमेरिकल हैं। ये फर्स्ट नुमेरिकल है। एक नुमेरिकल आपको समझेंगे, फिर घर पे करेंगे, थोड़ा सा ट्राई करेंगे, कल तक आके ये वाला नुमेरिकल आपको VIP समझ में आना शुरू हो जाएगा। नुमेरिकल नंबर 1A, तवज्जो के साथ ज़रा सुनिएगा जी। अरी नुमेरिकल नंबर 1A, अ लैडर रेजिस्ट। अब मेरी बात सुनो, सिर्फ मैंने उस बच्चे की इतनी बात सुनी, अ लैडर। जैसे ही अ लैडर रेजिस्ट को मैंने सुना तो मैं शुरू हो जाऊंगा अपनी कार्रवाई करने के लिए। ज़रा तवज्जो के साथ देखिएगा क्या क्या करेंगे। सबसे पहले भाई साहब, बेस, वॉल, लैडर। तवज्जो रखिएगा, बेस, वॉल, लैडर। अभी सिर्फ और सिर्फ हमने कुछ ज़्यादा चीज़ें नहीं पढ़ी, हमने सिर्फ एक टर्म यूज़ की और वो क्या है, लैडर। A, B और बीच में क्या बन जाएगा, क्लियर है? एक हो गया A, एक हो गया B, एक हो गया C और बीच में क्या आ गया, W। अच्छा, ये सारी कार्रवाई हमें ना बोली गई है ना हम कर रहे हैं। ये सारी कार्रवाई हमें सिर्फ और सिर्फ एक वर्ड हमने पढ़ा, लैडर, और उसके बाद हम शुरू हो गए। ये हर न्यूमेरिकल में हमारा ये होगा। अच्छा, यहाँ पे हम क्या बनाते हैं भाई साहब, V और H। अच्छा, ये सब कौन किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये सब ऑलरेडी आपको पता है। S। ओवरऑल मेरे ख्याल से बातें समझ में आ रही हैं। हमने सिर्फ लैडर पढ़ा था, उसके बाद यहाँ तक पहुँच चुके हैं। आगे सुनिएगा, स्टार्ट से पढ़े सवाल। अब ज़रा सामने देखो, एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। तवज्जो, अब जिन्होंने कल का लेक्चर सुना हुआ है वो सब ना सिर्फ एक्सेप्ट करेंगे बल्कि वो कहेंगे कि सर बिल्कुल क्या हो रहा है, कार्रवाई सही हो रही है। जो आपने कल कॉन्सेप्ट दिया था उसके अकॉर्डिंग ही चल रहा है मामला। मैंने कल बताया था कि जो एंगल ये होता है वही एंगल ये होता है, जो एंगल ये होता है वो 90 माइनस 90 माइनस करके आता है। तो अब मैंने अभी तक सिर्फ और सिर्फ 2 बातें इन्होंने कही अरीब ने, और उन 2 बातों के अकॉर्डिंग मैंने पूरी डायग्राम बनाई। लेकिन इस सवाल को करते हुए मुझे एक एहसास हुआ, और वह एहसास ये हुआ कि लेंथ ऑफ द लैडर गिवन नहीं है। लेंथ ऑफ द लैडर गिवन नहीं है। पूरे सवाल को पढ़ेंगे आप तो आप देखेंगे लेंथ ऑफ द लैडर है ही नहीं। पूरे के पूरे 10 नुमेरिकल में ये लॉजिक याद रखना, जब भी लेंथ ऑफ द लैडर गिवन ना हो तो आप उसको L कंसीडर कर लेते हैं। क्या कंसीडर कर लेते हैं भाई, L। अच्छा जी, अब मैं डेटा बना रहा हूँ आपके सामने, आप ज़रा देखिएगा कि आपके हिसाब से बना रहा हूँ या नहीं बना रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ जी लेंथ ऑफ द लैडर, लेंथ ऑफ द लैडर यानी कि ये डेटा बन रहा है हमारा, AB इज इक्वल टू क्या भाई, L। लेंथ ऑफ द लैडर यानी AB क्या गिवन है, L। कहते हैं जी, अच्छा साथ में आपको अरे भाई दुआ से स्टार्ट करें। 200 न्यूटन। अब तवज्जो रखिएगा क्या गिवन है, ये वेट ऑफ द लैडर। इन सब के मुतालिक कल हम बात कर चुके हैं। कहते हैं जी वेट ऑफ द लैडर यानी कि W गिवन है 200 न्यूटन। वेट ऑफ द लैडर 200 न्यूटन गिवन है। आगे चलते हैं, वेट ऑफ द लैडर यानी कि 200 न्यूटन वेट गिवन है। आगे
फ्रॉम इट्स बेस या फ्रॉम इट्स लेंथ, एंड इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज 1/3 फ्रॉम इट्स लेंथ एंड इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज 1/3 फ्रॉम इट्स लेंथ। अब वो कह क्या रहे हैं, तवज्जो रखना मेरी बात पे। सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द लैडर इज 1/3 फ्रॉम इट्स लेंथ। आप बताइए सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता क्या है? AC होता है। तवज्जो रखिएगा मुझ पे, सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है? सेंटर ऑफ ग्रेविटी AC होता है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द लैडर इज 1/3 फ्रॉम इट्स बेस या ऑफ इट्स लेंथ। मैं पहले लिख रहा हूँ, फिर ज़रा बताइएगा कि आप एक्सेप्ट कर रहे हैं मेरे डेटा को या नहीं कर रहे हैं। सेंटर ऑफ, जो कुछ कल के लेक्चर में बताया था मैंने उसके अकॉर्डिंग चल रहा हूँ मैं। सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ लैडर यानी कि AC इज इक्वल टू 1/3 ऑफ इट्स लेंथ। जुमला यही है, आप चेक कर लें जाके। वो कह रहे हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द लैडर इज 1/3 ऑफ इट्स लेंथ। अब लेंथ क्या है? L है, और 1/3 का मतलब होता है 1/3। तो कह रहे हैं जी सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ लैडर यानी AC कल बताया था मैंने, सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है? AC होता है। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ लैडर यानी AC इज 1/3 ऑफ इट्स लेंथ। मुश्किल तो नहीं है यहाँ तक, आगे बढ़े। स्लिपिंग, अच्छा ये स्लीप लिखा हुआ है, गलती से स्लिपिंग है। अब देखो मुझ पे फोकस करना। अगर मैं बोलूँ ये बताओ यहाँ पे सीढ़ी कौन है, तो आप कहेंगे ये सीढ़ी है, ये सीढ़ी है, ठीक है, ये लैडर है, ये सीढ़ी है। और अगर मैं आपसे कहूँ कि ये सीढ़ी अगर स्लिप होती है तो कैसे होगी, तो आप कहेंगे सर ये सीढ़ी अगर स्लिप होगी तो यूँ होगी। ये सीढ़ी अगर स्लिप होती है, कभी कोई सीढ़ी यूँ स्लिप नहीं हो सकती, ना ऊपर की तरफ ना नीचे की तरफ। सीढ़ी हमेशा जो स्लिप होती है वो यूँ होती है। एक बात याद रखना, अगेंस्ट में जो फोर्स होती है ना, वो जिस तरफ बॉडी जाएगी उसके अगेंस्ट में लगती है। मिसाल के तौर पे ये मेरी तरफ आना चाह रहे हैं, तो मुझे अगर इन्हें रोकना है तो इनके अगेंस्ट में फोर्स लगाऊंगा। सपोज करो एक बच्चा दरवाज़ा खोलना चाह रहा है, तो खोलने के लिए अगर वो फोर्स सपोज करो यूँ लगा रहा होगा, तो मुझे अगेंस्ट में फोर्स यूँ लगानी पड़ेगी। अगेंस्ट फोर्स हमेशा उसके ऑपोजिट में लगती है। ये लॉजिक याद रखता है, इसमें कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। अगेंस्ट फोर्स, जो फोर्स लगेगी अगेंस्ट फोर्स हमेशा ऑपोजिट में लगेगी। अब जुमला पहले समझो। वो कह रहे हैं फाइंड द फोर्स विच प्रिवेंट्स द लैडर फ्रॉम स्लिपिंग। वो फोर्स निकालो कि जो लैडर को स्लिप होने से क्या कर रही है? रोक रही है। बहुत रिलैक्स होकर बताइएगा मुझे। अगर सीढ़ी स्लिप होती है, अब यहाँ पे 2-3 फोर्सेज हैं, V है, H है, S है, बहुत सारी चीज़ें हैं, ये सब फोर्सेज हैं। अगर सीढ़ी स्लिप होती तो यूँ होती। अब यूँ जो फोर्स अगर स्लिप होती इसके अगेंस्ट, अब यकीनन इसको स्लिप करने से जो रोक रही होगी फोर्स, अगर सीढ़ी स्लिप यूँ होगी तो इस सीढ़ी को स्लिप होने से जो रोक रही है फोर्स वो यूँ लग रही होगी। अगर सीढ़ी स्लिप यूँ होगी तो स्लिप होने से रोकने वाली फोर्स यकीनन कैसे लग रही होगी? यूँ लग रही होगी। आप मुझे बताएं विच फोर्स इज यूजिंग, कौन सी फोर्स यहाँ पे यूज हो रही है प्रिवेंट्स द लैडर फ्रॉम स्लिपिंग? H यूज हो रही। कुछ V आवाज़ आ रही थी, गलत आवाज़ आ रही है, V नहीं है। हाँ, यहाँ पे सीढ़ी को धंसने से पता है कौन सी फोर्स रोक रही है? V धंसने से रोक रही है, अंदर दबने से रोक रही है। V दबने से रोक रही है, स्लिप होने से नहीं रोक रही। स्लिप अगर सीढ़ी होगी तो उस तरफ होगी, और स्लिप होने से जो फोर्स ये V यूँ लग रही है। अगर ये कौन सी फोर्स है? ऊपर की तरफ फोर्स है। ऊपर वाली फोर्स सीढ़ी को कहाँ जाने से रोक रही है? नीचे जाने से। नीचे जाने का मतलब स्लिप होना थोड़ी है, स्लिप वो तो सीढ़ी का धंसना है। अगर V कम हो जाए तो सीढ़ी अंदर की तरफ दब जाएगी। यहाँ पे दबने वगैरह का कोई ताल्लुक नहीं है, V बैलेंस है। असल क्या है? सीढ़ी स्लिप नहीं होनी चाहिए। स्लिप के अगेंस्ट में कौन सी फोर्स लग रही है? H। तो वो फोर्स के जो सीढ़ी को स्लिप होने से रोक रही है वो कौन है भाई साहब? H। लॉजिक क्लियर? तो अब पहले मैं इसका डेटा भी बना दूं कि फोर्स विच प्रिवेंट्स द लैडर फ्रॉम स्लिपिंग, फोर्स विच प्रिवेंट्स द लैडर फ्रॉम स्लिपिंग। यानी कि हमें क्या निकालना है? ये इतना जो लेक्चर दिया मैंने इस वजह से दिया ताकि आपको पता चल जाए कि H ही सर ने क्यों निकाला है। तो वो फोर्स के जो लैडर को स्लिप होने से रोक रही है उसको क्या कहा जाएगा?
एच कहा जाएगा। आगे कहते हैं और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन निकालना है। ये तो आप सबको पता ही होगा कि भाई साहब कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का मतलब होता है म्यू। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू को कहते हैं। अब बेटा बात कुछ ऐसी है, ये तो हमने बना दिया आपके लिए डेटा। मैं अगर आपसे कहूं कि बताइए पिक्चर स्टार्ट कैसे होती है, आप कहेंगे सर लैडर वर्ड से होती है। सिर्फ और सिर्फ लैडर वर्ड सुनते हैं हम और शुरू हो जाते हैं। लैडर वर्ड सुना, सबसे पहले हमने बनाया बेस, वॉल, लैडर, ए भी नाम दिया, बीच में सी, वहाँ से डब्ल्यू, वी, एच, एस, जो एंगल ये वही एंगल ये सब कुछ हो गया सर। ये तो फिगर बन गई 2 मिनट के अंदर। लैडर का क्योंकि लंबाई दी हुई नहीं थी तो हमने उसको एल कंसीडर कर लिया अपनी आसानी के लिए। और वेट ऑफ द लैडर गिवन द सेंटर ऑफ ग्रेविटी 1/3 बोल रहे थे लेंथ के मुकाबले में, तो 1/3 ऑफ इट्स लेंथ। और वो फोर्स पूछ रहे हैं और ये सीन पार्ट है अभी तक का। एक सवाल आपसे करने जा रहा हूँ मैं, और वो ये कि डेटा में और डायग्राम में अभी तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। हर सवाल कल देखो, कल का लेक्चर जिन बच्चों ने सुना है उन्हें कोई इंशाल्लाह प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं जब करने के लिए दूंगा तो आप ऐसे ही कर रहे होंगे, ठीक है। लेकिन जिन्होंने कल का लेक्चर नहीं सुना उन्हें प्रॉब्लम बराह रास्त होगी और बहुत ज़्यादा होगी। नहीं, मैं इंशाल्लाह कल डाल दूँगा। मैंने आज दी ये वीडियो, उसको कल वाली वीडियो आज मैंने डाली थी जी, ग्रुप में सेंड कर दूंगा मैं। गर्ल्स वाले में भी सेंड कर दूंगा, बॉयज़ वाले में सेंड कर दूंगा। जिन्होंने कल का लेक्चर नहीं सुना वो आज समझने की कोशिश ना करें, चिल होकर रिलैक्स होकर बैठ जाएं कि बस जो हो रहा है सही हो रहा होगा यकीनन, ठीक है। जिन्होंने कल का लेक्चर सुना है वो इन्वॉल्व होंगे आज के लेक्चर में, क्योंकि हर लॉजिक के पीछे यहाँ पर कल का लेक्चर छुपा हुआ है। तो अगर बिल फर्स्ट कोई बच्चा है तो वो वीडियो जाके देखना, पहली वाली वीडियो देख लेंगे, लेक्चर नंबर 5.1, फिर आप ये वाला लेक्चर सुनेंगे, आपको फिर मज़ा आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन निकालना है। यहाँ तक डेटा में और डायग्राम में कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक सेंटेंस में आपके सामने लिख रहा हूँ, तमाम सॉल्यूशन में 10 न्यूमेरिकल आएंगे। ये 1A है, इसके बाद न्यूमेरिकल नंबर 1B, 1C और 1D, ये 3 न्यूमेरिकल मैं आपको होमवर्क दूंगा करने के लिए। ये तमाम के तमाम जो न्यूमेरिकल्स हैं, सारे के सारे न्यूमेरिकल में ये वाला सेंटेंस यूज़ होगा। रट्टा लगा लो टाइट तरीके से। सेंटेंस है इफ़ ए इज़ आ, क्योंकि हम जब भी कंडीशन लगाते हैं तो हमें कंसीडरेशन करनी पड़ती है। इफ़ ए इज़ अ फिक्स पॉइंट देन अप्लाइंग, कल मैंने पढ़ाया भी था कि हम हमेशा, आप लोगों को याद है सेकेंड कंडीशन कौन सी लगाएंगे हम, सेकेंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। बस ये याद रखना, सेकेंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम मुंह उठा के डायरेक्ट नहीं लगा देंगे, बल्कि कुछ फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, कुछ आदाब और एहतराम होते हैं। तो हम पहले ये वाला सेंटेंस लिखेंगे। सेंटेंस क्या है, इफ ए इज अ फिक्स पॉइंट देन अप्लाइंग सेकेंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। रिवाइज करो जल्दी से, कंडीशन क्या है, फिर बताओ कंडीशन क्या है, इफ ए इज अ फिक्स पॉइंट देन अप्लाइंग सेकेंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। और सेकेंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम तमाम बच्चों को पता है यहाँ पर। बोलो भाई साहब, टॉर्क क्लॉकवाइज इक्वल टू टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज। और अब आने जा रहा है सबसे इंपॉर्टेंट लाइन, सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। बहुत रिलैक्स होके चिल होके सुनिएगा। टॉर्क क्लॉकवाइज इक्वल टू टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज, ये तो यहाँ से लेकर यहाँ तक रट्टा है भाई। इफ ए इज अ फिक्स पॉइंट देन अप्लाइंग सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। और कल मैंने बता दिया था सॉल्यूशन जो हमारे स्टार्ट होगा वो सेकंड कंडीशन से स्टार्ट होगा। तो मैं लिख रहा हूँ, अगर आपको ये सेंटेंस भूल जाए ना वहाँ पर, तो ऐसा नहीं, वाजिब नहीं है ये सेंटेंस लिखना। आप लिख दीजिएगा कि वी आर गोइंग टू अप्लाइंग सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, इस तरह लिख दीजिएगा। लेकिन ए को फिक्स पॉइंट कंसीडर किया मैंने, क्योंकि मूवमेंट आर्म जब बनाते हैं तो फिक्स पॉइंट से बनाते हैं। ये दरवाज़ा है तो इस दरवाजे के एक पॉइंट फिक्स कंसीडर करना लाजमी होगा। या तो इसको फिक्स करो, वहाँ से दरवाज़ा खुल जाएगा, या तो उसको फिक्स करो, यहाँ से दरवाज़ा खुल जाएगा। लेकिन एक पॉइंट को फिक्स कंसीडर करना लाजमी है मेरे लिए वेक्टर बनाते हुए। तो इफ इज अ फिक्स पॉइंट देन अप्लाइंग सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, टॉर्क क्लॉकवाइज इक्वल टू टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज। और अब देखिएगा आप तमाम बच्चे इस टाइम, ये देखें कंडीशन जो लगा रहा हूँ मैं कह रहा हूँ W, ये वो लाइन है जो अच्छे अच्छे बच्चों को भी समझ में नहीं आ पाती। जिनको समझ में आ जाए वो बता दीजिएगा कि सर मुझे समझ में आ गई है, तो फिर मैं उनसे समझूंगा। आते हैं ना अरीब, समझ तो सही आई है सोचिए। अब बात सुनो आराम से, मुझे एक बात बताओ, टॉर्क का फॉर्मूला क्या। ये लाइन तो मैंने लिख दी आपके सामने पहले, और सबसे मुश्किल लाइन है। सिर्फ इतना बता दो टॉर्क का फॉर्मूला क्या था। हाँ
थीटा 60, हाँ यही तो असल सब पॉइंट है, मैंने बताया तो ये लाइन मुश्किल करेगी आपके लिए। पहले सिर्फ इतना बता दो, टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है? फिर से तवज्जो रखना मुझ पे भाई, टॉर्क का फॉर्मूला क्या है? एफ आर साइन थीटा। कल जब मेरी आप लोगों से डिबेट हुई थी तो कल मैंने एक चीज़ बताई थी कि क्लॉकवाइज जब भी लगाओगे फोर्स को क्या लोगे और क्यों लोगे, ये मैंने बता दिया। क्लॉकवाइज में डब्ल्यू लगता है, और फिर वो भी बता दीजिएगा वी क्यों नहीं लेते भाई, वी और डब्ल्यू बराबर है, मेरी मर्जी में डब्ल्यू ले लो, ठीक है। आप वी ले लो तो भी फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वी और डब्ल्यू की वैल्यू एक ही जैसी होती है। लेकिन मैं वापस आ रहा हूँ, अगर क्लॉकवाइज लगा रहे हो तो फोर्स को क्या लोगे भाई साहब? डब्ल्यू लोगे। लॉक कर दूं? आर को क्या लोगे? ये देखो, टॉर्क इज इक्वल टू एफ आर साइन थीटा, एफ आर साइन थीटा। अब 30 क्यों पुट कर रहे हैं ये बताता हूँ थोड़ी देर बाद। तो ये तो लॉजिक से क्लियर होगा, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज में याद है कुछ? आर इज इक्वल टू, ये देखो साइन का फैसला पता है कैसे करते हैं? आप जो फिंगर है ना उससे डायग्राम में मूवमेंट करके देख लीजिएगा कि बीच में एंगल क्या आ रहा है। वहां जरा देखना कौन है डब्ल्यू और ए सी। ये देखो डब्ल्यू और ए सी, ये देखें डब्ल्यू ए सी। फिर से देखें डब्ल्यू और ए सी। डब्ल्यू और ए सी में जब मैंने मूवमेंट की तो बीच में जो एंगल फंसा वो कितना फंसा, ये देखो डब्ल्यू और ए सी, एंगल कितना आया? साइन थीटा। ये देखो फार्मूला वही है, एफ आर साइन थीटा लगाया है मैंने, टॉर्क का ही फार्मूला है। एफ की जगह डब्ल्यू, आर की जगह ए सी, एफ आर साइन थीटा। ए सी का मुझे एक बात बताओ, जो दो लाइनें हैं, एक लाइन कौन है? डब्ल्यू। एक लाइन कौन है? डब्ल्यू। और एक लाइन कौन है? ए सी। इन दोनों के बीच में जो बीच में एंगल आ रहा है वो कितना आ रहा है? वो तो 30 आ रहा है। वो क्यों ले लोगे जब ये आप एच को और वी को थोड़ी ले रहे हो? या आप अगर एच को और ए बी को ले रहे होते, अगर मैं सपोज को मैं बोलता एच और ए बी, एंगल फिर 60 आता, लेकिन यहाँ तो नहीं आ रहा। यहाँ तो ये देखोगे ना डब्ल्यू और ए सी, तो डब्ल्यू और ए सी के बीच में एंगल कितना आया? 30, तो 30 लिखो। एक मिनट, अभी मैं अगला वाला जो तुम्हारा कॉन्सेप्ट है वही है वो। आगे चलें भाई, एस ए बी साइन 60। ये देखो ये क्या है? एस ए बी। अब देखो एस और ए बी के बीच में एंगल कितना आ रहा है? क्लियर हो रहा है? तो ये देखो एस ए बी साइन 60। तो 60 क्यों लगाया, 30 क्यों लगाया? जो बीच में एंगल आएगा उसको पुट किया जाएगा। एनी प्रॉब्लम? यहाँ तक के स्टेप्स क्लियर हो गए। सबसे पहले लैडर के वर्ड से हमने वो पूरा की पूरी डायग्राम बनाई थी, उसके बाद हमने डेटा वगैरह बनाया, और फिर उसके बाद आपके सामने अब आइए हम वैल्यूज़ पुट करते हैं। अब आगे की सॉल्यूशन काफ़ी आसान है। वैल्यूज़ मुझे बताते जाएं। डब्ल्यू की जगह कितना आएगा? 200। बेटा तवज्जो यहाँ पे रखें, बाद में लिखते रहेगा। ए सी 1/3 ऑफ एल, साइन निकालो कितना आ रहा है? 0.5। बेटा यहाँ पे आ जाओ, एस की जगह एस, ए बी की जगह एल, साइन 60 कितना आ रहा है? 0.866। यही आ रहा है भाई। बेटा तवज्जो मुझ पे रखें अभी भाइयों। ये अगले स्टेप में क्या होगा? यहाँ भी एल है, एल से एल कैंसिल हो जाएगा, तो लिहाजा अगले स्टेप में हो जाएगा 200 मल्टीप्लाई बाय 0.5 डिवाइड बाय 3। ये देखो 200 मल्टीप्लाई बाय 0.5 डिवाइड में क्या मौजूद है? 3 इज इक्वल टू एस। डन है बेटा? 200 मल्टीप्लाई बाय 0.5 करो, जो आंसर आए उसको डिवाइड बाय 3 करो। 33.33 और ये 0.866 कहाँ चला जाएगा? $38.48। अभी देखो एक मैं यहाँ पे आपके साथ ओवर एक्टिंग फजूल के करने जा रहा हूँ, पता सबको है। सामने देखो, यहाँ तक क्लियर हो गया। लेकिन यार बहुत बड़ी गलती हो गई हमसे, तो अपने को तो एच निकालना था। एग्जैक्टली मैंने कहा था हर चीज़ के अंदर कल वाला कॉन्सेप्ट यूज़ होगा। हमने तो एच निकाला है, अपने को निकालना तो एच था। अब हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे देख भाई, सिंस एच इज इक्वल टू एस,
एच और एस आपस में क्या होते हैं, इक्वल। और ये हमने क्या निकाल लिया, तवज्जो रखिएगा मुझ पे, एच निकल गया। अब क्या बाकी है, म्यू। बेटा एस इज इक्वल टू होता है म्यू वी, तो म्यू इज इक्वल टू हो जाएगा एस अपॉन वी। अगेन प्रॉब्लम है, एस की वैल्यू कितनी है 38.48, अब वी नहीं पता, वी डब्ल्यू के बराबर होता है। हम कहेंगे सिंस वी इज इक्वल टू डब्ल्यू, तो वी की जगह क्या आ जाएगा 38.48 को 200 से डिवाइड कीजिए, तो म्यू की वैल्यू आ रही है 0.19। इसकी कोई यूनिट नहीं होती, इसकी कोई यूनिट नहीं होती। अब बात सुने बॉयज़ एंड गर्ल्स। मेरा बेटा मुझे सिर्फ इतनी बात बताइए, एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, सवाल का स्टार्ट या सवाल की पिक्चर का जो स्टार्ट होता है वो लैडर से होता है। पहले डायग्राम बनाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। डायग्राम बनाने के बाद आप डेटा पे आ जाएंगे, फर्स्ट कंडीशन सेकंड कंडीशन लगाएंगे, ये वाली लाइन क्लियर है, सॉल्व कर रहे हैं, यहाँ तक पहुँच रहे हैं। अभी भी समझ में तो ये बारे न्यूमेरिकल अब आ गया होगा, बट अभी भी आपको प्रॉब्लम्स थोड़ी बहुत होंगी। पता है कब? पहली बात, एक बात याद देखिएगा, अगर यूनिफॉर्म लैडर वर्ड यूज़ करें, मैं हाईलाइट करने जा रहा हूँ, यूनिफॉर्म लैडर अगर यूज़ कर लें वर्ड, तो बॉयज़ एंड गर्ल्स याद रखिएगा AC को AB का क्या लेना पड़ता है। अच्छा, किसी न्यूमेरिकल में अगर वो बोलें कि आ लैडर ऑफ 15 मीटर, आ लैडर ऑफ कितना मीटर, तो भाई जंग किस बात की, L, फिर आप जो है लैडर लेंथ ऑफ द लैडर को L नहीं लोगे, आप क्या लोगे 15 लोगे, फिर यहाँ पे 1/3 और 15 हो जाएगा, और इस तरह चलेगा मामला। तो सवाल में ट्विस्ट आएगा तो आपको मज़ा आएगा करने में न्यूमेरिकल। पहले अच्छा एक और चीज़, अगर किसी न्यूमेरिकल में बोलें आप कंपोनेंट ऑफ रिएक्शन ऑफ ग्राउंड निकालें, रिएक्शन ऑफ ग्राउंड के क्या निकालें, कंपोनेंट्स। आपको पता है रिएक्शन ऑफ ग्राउंड के कंपोनेंट्स कौन होते हैं, V और H। इसका मतलब आपको V और H निकालना है। क्लियर हो रहे हैं यहाँ तक? और V और H अगर निकालना है तो V तो डायरेक्ट निकल जाएगा W के जरिए, और H निकालने के लिए क्या निकालेंगे, S, और S और H के बराबर हो जाएगा। ये न्यूमेरिकल में मैंने करवाया 1A। जिनके पास नोट्स हैं उनके लिए होमवर्क है 2, 3, 4, और जिनके पास मेरी PDF मौजूद है उनके अकॉर्डिंग उनको जो होमवर्क मिल रहा है वो मिल रहा है कौन सा वाला, 1B, 1C और 1D। आराम और इत्मीनान से सुन लो, कल मैं चेक करूँगा, आप गलत करके आ जाना। आप क्या करके आ जाना, गलत करके आ जाना, करके ज़रूर आना, क्योंकि कल अगर आप करके नहीं आओगे आपको अगला वाला न्यूमेरिकल समझ में नहीं आएगा। मैंने हल्का वाला न्यूमेरिकल कराया आज पहला, ये पहला न्यूमेरिकल आसान है, इसके बाद और मुश्किल न्यूमेरिकल आने जा रहे हैं। ये न्यूमेरिकल है, ये 1A था, मैंने 1A करवा दिया है। अच्छा मैंने लिखा ही नहीं, 1A है ये न्यूमेरिकल नंबर 1A है। 1B ट्राई करना है जी, 1B, 1C और 1D तीनों न्यूमेरिकल एक जैसे हैं जी। AC को हाफ कैसे लेंगे, ऐसे लेंगे, AC इज इक्वल टू हाफ ऑफ L। समझ में आ गई बात? यहाँ पे 1/3 लिया है ना, वैसे हाफ ले लेंगे, 1/2 हो जाएगा। समझ में आ गया? वैल्यू को 1/2 कर देंगे, और अगर वैल्यू दी हुई है, सपोज करो 15 मीटर दिया हुआ है या 10 मीटर लिया हुआ है, तो उसको हाफ कर देंगे। जैसे सपोज करो 15 दिया तो 7.1/2 ऑफ 15, और फिर वो 7.5 बन जाएगा जी। लिख सकते हो इस तरह भी, L/3 भी लिख सकते हो। तो फिर यहाँ पे तुम 1/3 L पुट नहीं करते, L/3 पुट करते, लेकिन दोनों में कोई फ़र्क नहीं है, एंड में कैंसिल ही होना था उसमें। ठीक है जी, अब आप तमाम बच्चे कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम न्यूमेरिकल नंबर 1B से स्टार्ट करेंगे। कल मिलेंगे, कल करके ज़रूर आइएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह, दुआ में याद रखिएगा।